we will be having break for lunch. We all will have lunch. Each one of us will have lunch. All present here is going to have lunch. A good lunch will be served, and there will be break for prayer also. So allow me to do that. Mr. Ahmadullah Khan, sir, please. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम जनाब आसिफ पाशा साहब, ज़फ़र जावेद साहब, दीगर अकाबिर नशनशी, ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं अपने इस वक्त का बड़ा एहसास मुझे है कि ऐसे वक्त मुझे दावत खिताब दिया गया जबकि जलसा बहुत मेराज पे पहुंच चुका और मेरी तकरीर का जो उन्वान है वो इतना खुश्क और इतना ड्राई है कि मुझे अंदाज़ा है कि इसके पर ज़्यादा अगर कुछ कहूँ तो आपकी समातों पे बहुत गिरा गुजरेगा और न सिर्फ आपके सब्र का इम्तहान लेना होगा बल्कि अपनी इज़्ज़त और वक़ार को भी ख़तरे में डालना होगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम अल्फाज में ये मजबून भी हो जाए और अपने मुख्तलिफ जो तखारी यहाँ पे सुनी उससे दो पिक्चर्स, दो तस्वीर आपके सामने उभर के आईं। एक तो इनामदार साहब ने जो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक और बेहतरीन तरीके से आपने एक जज्बा जगाया और सही सूरत हाल और आपको आगे बढ़ने के जो रास्ते बताए, जो क़ानूनी मुश्किलात बताएं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो अपनी जगह सही। अजीज़ पाशा साहब ने जो मुश्किलात बताई वो अपनी जगह सही। ज़फ़र जावेद साहब ने जो बताया सो भी सही। अगर सब सही है तो गलती कहाँ है उसके पर आपकी तवज्जो 1 मिनट के लिए कहूँगा। और क़ानून की जहाँ तक बात है, मैं अर्ज़ करूँ कि हर जगह क़ानून को बहुत लेट जगह मिलती है तहरीर करने की। हालांकि कोई भी सिविल सोसाइटी में क़ानून ही है जो रूल ऑफ लॉ है जिससे सोसाइटी गवर्न होती है और हम इसी को सबसे आखिर में सुनते हैं। अर्ज़ करना ये है कि जब हम अदालत या रोल ऑफ जुडिशरी का मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशन और जो आर्टिकल 30 के जो राइट्स की बात है उस पर बात करने से पहले बहुत जल्दी 2-3 मिनट में मैं पहले हक़ या राइट के ताल्लुक़ से जो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है वो आपके सामने अर्ज़ करूँगा ताकि आप समझ सकें कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा दीगर मुक़ामात पर या आलमी सतह पर अक़लियतों का क्या तस्वुर है, अक़लियतों के हुकूक़ का क्या तस्वुर है और जो मुख्तलिफ़ फ़ैसले आ रहे हैं वो उससे किस कदर मुखातिबत रखते हैं। तो मैं आपसे बताऊँ कि हक़ के ताल्लुक़ से अच्छा ज्यूरिस्प्रूडेंस में राइट के साथ हमेशा ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट भी रहा है। कोई राइट बगैर ड्यूटीज़ की नहीं होती है। ड्यूटीज़ किसके, जिसको राइट दिया गया है उसके खुद ड्यूटीज़। और सबसे अहम ये जो हम नहीं समझ पाते हैं वो ये है कि जो राइट मुझे दिया गया है वो दूसरों पर यह जिम्मेदारी और ये ड्यूटी आयद करती है कि वो मेरे राइट में दखल अंदाज ना हो। ये जो ड्यूटी दूसरों पर आयद होती है उसको हम फरामोश कर जाते हैं। ये क़ानून का बहुत बारीक नुक्ता है कि माई राइट इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन इंटरवेंशन बाय अदर पीपल। दूसरों को इसमें मुदाखलत की गुंजाइश नहीं। चुनांचे आर्टिकल 30 में जो राइट्स दिए गए, आर्टिकल 13 में शुरू ही के दफ़ात में यह बात बड़ी वजाहत के साथ कह दी गई कि कोई भी क़ानून रियासत ऐसी स्टेट नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स इस क़ानून दस्तूर में दिए गए हैं न सिर्फ उसको कलज़म कर दे या उसके प्रॉपर अप्रिसिएशन और बेनिफिट को एंजॉय करने की राह में रुकावट भी बने। अगर कोई खाली रुकावट भी पैदा करता है तो वो क़ानून गैर क़ानूनी क़ानून होगा, तो गैर दस्तूरी क़ानून होगा। 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, एनी लॉ विच इज़ टेकिंग अवे द राइट तो ले लिया, और विच इज़ अब्रिजिंग द राइट यानी उन्हें उसको कम कर दे रहा है, वो क़ानून भी गैर क़ानूनी दस्तूर समझा जाएगा। अब ये दस्तूर के क़ानून में एक और तस्वुर ये है कि जब क़ानून किसी को कोई राइट देता है तो उस हक़ के साथ, उस राइट के साथ वो उससे मुताल्लिक़ा इंसिडेंटल ज़ैली राइट्स भी देता है जिसके बगैर असली राइट का इस्तेफ़ादा मुमकिन नहीं है। ये भी एक बड़ा नफीस पॉइंट है। फ़र्ज़ कीजिए आप किसी को मकान फ़रोख्त करते हैं, उसका मकान का मालिक बनाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप मालिक के मकान है, आपको हक़ है इसकी मिल्कियत का, लेकिन आप ना इसमें रह सकते हैं ना इसे किराए में दे सकते हैं। फिर आपका मालिक बनने का फ़ायदा क्या हुआ? अगर आप किसी को मैनेज करने का हक़ देते हो और ये कहें तो आप मैरिज तो कर लें लेकिन आप प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन ना करें, तो यह भी हो नहीं सकता। मतलब ये हुआ कि जो राइट दिया जाता है उसके साथ जो इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी उस राइट में शामिल होते हैं और उसकी भी हिफाजत की जाती है। चुनांचे जहाँ तक आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज़ के हिफाजत अपने इदारे, अपनी चॉइस के इदारे क़ायम करने का ताल्लुक़ है, सबसे पहला जजमेंट जो केरला एजुकेशन बिल के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल कर दी थी जो आर्टिकल 30 के कई लाज़िमात पर कड़ी ज़र्ब लगाती थी। तो इसी बिल के जजमेंट में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही वाज़ेह अंदाज में माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ और उनके राइट्स का अहाता किया और उन्होंने बताया कि ये तमाम वो राइट्स ऐसे हैं जिसके अंदर कोई मुखालिफ ताल्लुक़ात नहीं कर सकता।
और उसके बाद में आप देखिए कि गुज़िश्ता के 50-60 साल के अरसे में ये बात जो मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूँ, न सिर्फ कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, बल्कि जुडिशरी की जो फंक्शनिंग जो रहा है उसका मैं अगर क्रिटिकल एनालिसिस भी करूँ तो विदाउट एनी फियर ऑफ कंट्राडिक्शन कैटेगोरिकली मैं आपसे अर्ज कर सकता हूँ कि अदलिया हिंदुस्तान का और सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन तरीके से, नहायत मौसर तरीके से इस आर्टिकल 30 की हिफाजत की है और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सराहा है। आप जजमेंट को पढ़िए, बहुत कम लोग होते हैं जो उसके अवाक़िब और नताइज से वाक़िफ़ होते हैं, लेकिन जजमेंट जब आप पढ़ते हैं, आप जजमेंट में जजेस का जो आर्गूमेंट होता है आप उसको पढ़ेंगे कि किस तरह उन्होंने उसकी बाल की खाल निकाल कर और उसके तमाम लवाजमात को बाज करते, उसके जो लीगल पॉइंट्स है उसको वाज़ेह करते हुए उन्होंने मुतयन किया कि ये चीज़ ऐसी है कि ये माइनॉरिटी राइट्स में दाखिल है, आर्टिकल 30 में दाखिल है। अगर उन जजमेंट्स को आप पढ़ेगे, अदालत का ये रवैया आप देखेंगे जिसमें सैकड़ों जजमेंट आ चुके हैं, तो यकीनन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मुझे तो बड़ी खुशी होती थी कि कितना बेहतरीन जजमेंट आते गए। शुरुआत मैंने की केरला बिल से, उसके बाद में एक और आर्डर आया जिसमें स्टेट ऑफ बॉम्बे ने एक कानून ये पास किया कि हिंदी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए, इंटेंशन देखिए, टू प्रमोट हिंदी एज सेकेंड एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, उन्होंने बच्चों को जो हिंदी मीडियम के है उनका दाखिला हिंदी मीडियम स्कूल में मशरूत किया और कहा कि वो इंग्लिश मीडियम में दाखिला नहीं ले सकते। अब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लोगों ने बताया कि ये जो राइट है, आप जहाँ तक प्रमोशन ऑफ एनी लैंग्वेज की बात है वो कर सकते हैं, लेकिन एज फार एज इट इज़ इंटरफियरिंग इन द राइट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन टू रन, इट इज़ इनवैलिड। क्या वहाँ पे इसके बाद में आप देखिए आगे चलता गया, मैं पूरे जजमेंट्स का तो आपके सामने हवाला नहीं दे सकता है, लेकिन सिर्फ 2-3 जजमेंट की 2-3 बातें मुख्तसर से अर्ज करके आपसे रुख्सत लूँगा, इसलिए कि मेरी मुश्किल ये है कि न सिर्फ मेरा उन्वान बड़ा खुश्क है, बल्कि आदिल साहब ने यह भी ऐलान कर दिया कि मेरी तकरीर के बाद में लंच फराहम किया जाएगा, और उन्होंने ये भी बता दिया कि लंच बहुत अच्छा बेहतरीन तैयार है। तो मुझे जाहिर है कि आपके लंच के दरमियान खड़े होने के लिए कुछ न कुछ तो जवाब चाहिए। जो मुख्तलिफ फैसले आए उसमें सबसे पहला एपॉक मेकिंग जजमेंट, जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जजमेंट का बेंचमेंट था, 13 जजेस की जो बेंच रही, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज केस का जजमेंट था। उस सेंट जेवियर्स कॉलेज केस के जजमेंट में 13 जजों ने, अब हम मुस्लिम गैर मुस्लिम इसकी उसकी बातें करती हैं, लेकिन देखिए तमाम के तमाम सबका सब अक्सर ताल्लुक़ रखने वाले, बहुत कम एक आध मुसलमान जज रहा होगा, लेकिन उन्होंने कितनी उम्दगी के साथ, कैसे बेहतरीन तरीके से इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, और उसके अंदर उन्होंने तमाम बातों के एक ऐसा मुस्तकिल गाइडलाइन बना दिए कि क्या तरीके से आप इस राइट का इस्तेफादा कर सकते हैं। आपको क्या मसाइल पेश आते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम करते वक्त? सबसे पहले एक इस्टेब्लिश करें। आप इस्टेब्लिश करने के लिए आपको जो कुछ आपकी अपनी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन आप इस्टेब्लिश करेंगे तो आपको टीचर्स अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको सिलेबस बनाना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करना पड़ेगा, और फिर आप जो डिग्री या सर्टिफिकेट देंगे उसको मानने वाला कौन हो। अगर उस सर्टिफिकेट का रिकग्निशन आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो डिग्रियाँ दी जा रही हैं, जो डिग्री आप पढ़ा रही हैं, जो तालीम दे रहे हैं बच्चों को, वो समाज में जाकर उससे कुछ नौकरी हासिल कर सके और समाज में उसको रिकग्निशन मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने जो उसूल बनाए हैं, जो एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन के लिए, एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं, वो उसकी पाबंदी आप पे लाजिम है। अगर हम कहते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी का ताल्लुक, मसावत का जहाँ तक ताल्लुक है, ये बात हम भूल जाते हैं कि मसावत मसावी लोगों के दरमियान होती है, मसावत कमज़ोर और ताकतवर के दरमियान नहीं होती। इसलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जब अपना एक सब कमीशन कायम किया माइनॉरिटीज़ राइट्स के ऊपर, तो माइनॉरिटीज़ राइट्स का जो डेफिनेशन यूएनओ की सब कमेटी ने दिया, उससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ रवैया इख्तियार करना चाहिए या किया जा रहा है, या जिसका मुतालबा माइनॉरिटीज़ करते हैं, उसका जवाब पूरी तरह मौजूद है। यूएनओ की सब कमेटी ने राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को बयान करते हुए कहा कि राइट ऑफ माइनॉरिटी डज नॉट ओनली मीन दैट द माइनॉरिटीज शुड बी ट्रीटेड ऑन पार विद द मेजॉरिटी, but also a desire on their part to special treatment in view of their weak position। यानी अक़लियतों का हुकूक़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनके अक्सरियतों को बराबर तस्वुर किया जाए, वो तो अक्सरियतों के साथ उनके साथ रखें, लेकिन उसके साथ साथ उनके साथ कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि वो कमज़ोर हैं और वो आम मुकाबले में नहीं आ सकते। ये जो डेफिनेशन है स्पेशल ट्रीटमेंट का, इम्तियाजी सलूक का, उसका जवाब मौजूद है जो आर्टिकल 15 के जज्बे में आता है। इसलिए कि डिस्क्रिमिनेशन रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हो,
डिस्क्रिमिनेशन लीगल हो और उसका मकसद कुछ चीज़ हासिल करना हो तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाता। तो मैं अर्ज़ करूँ कि जहाँ तक माइनॉरिटीज़ के राइट्स में जिन जिन सहूलतों का हम मुतालबा करते हैं, अब आपको एक मेडिकल कॉलेज कायम करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करना है, तो आप खुद बयान करते हैं IICT में कि 50 एकड़ ज़मीन हो, अगर शहर में हो तो 25 एकड़ हो। आपने 25 एकड़ शहर में और नवाही इलाकों में 50 एकड़ क्यों बनाया? इसलिए कि आप जानते हैं कि शहरी इलाक़ा में अब 25 एकड़ ज़मीन 50 एकड़ ज़मीन हासिल करना आसान नहीं है। तो आपने उसको रिलैक्स किया। ये रिलैक्स किया कि 25 एकड़ ज़मीन एक जगह भी नहीं है, तो इंस्टीट्यूशन कम से कम 5-6 किलोमीटर के अंदर टुकड़ा टुकड़ों में ज़मीन रख सकती है। मतलब ये कि जब ज़रूरतन कोई चीज़ आपको ऐसी नज़र आती है कि आप स्पेशल कंसेशन देना हो, तो आप रूल ऐसा बना सकते हैं कि वो उसमें फ़ायदा हो। इसी बुनियाद के ऊपर कई मेडिकल का हमारे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो आगे आते हैं, कई जो हमारे साथ आस पास हैं, जो नए इंस्टीट्यूशन कायम करना चाहते हैं, उनके साथ भी यही मुश्किल पेश आती है। इसकी वजह मैं बताऊंगा। मैंने अभी कहा कि दो तस्वीरें आपके सामने खींच गई हैं और वहाँ पर वेयर दी शूज पिंच, जहाँ पर जूता काटता है, वो बात आप समझो। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ने तो आपको फंडामेंटल राइट दे दिया, अदालतों ने बहुत ही प्यारे अंदाज में उसकी हिफाजत की, शुरू से लेकर अब तक भी। जब अभी 12 अप्रैल 2012 की जजमेंट RT एक्ट तालुक से नामदार साहब ने इसका हवाला दिया, उसके अल्फाज भी पढ़िया, दूसरे भी सब बढ़िया। फिर जब ये दोनों बातें हैं तो फिर क्या बात हो रही है कि आप इसमें आपको वो काम पूरी तरह हासिल नहीं कर सके? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, उसकी वजह यह है कि जो ऑल इंडिया बॉडीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सीलेंस के लिए क्रिएट किए हैं, मसलन AICT, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, NCERT, या जितनी भी ऐसे ऑल इंडिया बॉडीज़ हैं जिनके तहत उस सब्जेक्ट के एक्सीलेंस को कायम करना है, उन्होंने अपने गाइडलाइंस बनाए और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टीचर्स के क्वालिफिकेशंस, सिलेबस, एग्ज़ाम और प्रमोशन, हर चीज़ का उन्होंने उसको फ्रेम किया। मकसद उन सब का यह था कि जो तालीम दी जा रही है उसका म्यार बाकी रहे, उसका एक्सीलेंस करता रहे। लेकिन इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को आर्टिकल 30 में क्या फ़र्क है, उनको मैं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं बताया गया कि अगर कोई एप्लीकेशन इन गरीबों के पास आती है, इन मुसीबत ज़दाओं के पास आती है, जहां वो आपके पूरे शराइत को मुकम्मल नहीं कर सकते, तो कम से कम कुछ तो इन्फेंसी पीरियड के लिए ब्रीथिंग टाइम दीजिए, हमको कुछ मौका दीजिए कि एक 3 साल के अंदर हम संभल सकें। लेकिन ये तमाम बॉडीज़ में इस किस्म का माइनॉरिटीज़ के लिए कोई सेपरेट प्रोविज़न नहीं है, और चूंकि उनके पास कोई सेपरेट प्रोविज़न नहीं है, इसलिए आपको इसके लिए आपको जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और वहाँ से आपको इसका रेमेडी मिलती है। अब यह आपका बताऊँ कि अदलिया के ताल्लुक़ से न सिर्फ मेरा बल्कि मेरे से प्रोफेसर मुकर्रिर ने जो कहा, और आप किताबें उठा के पढ़ेंगे तो न सिर्फ जजमेंट्स, अभी हमारे काबिल एडवोकेट साहब ने बताया कि ज़ात पात या कास्ट की बुनियाद के ऊपर मुसलमानों के ऊपर रिजर्वेशन की बात नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि 4% का जो पहला मुकदमा हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के सामने गया, जो मोहम्मद अली शब्बीर साहब की कोशिशों का नतीजा था, और सब मुसलमान उस पर आस लगा बैठे थे। आप जानते हैं कि मुकदमा हक में नहीं आया, और जो जियो जारी किया था वो 4% का स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। अब जैसे ही 4% का जजमेंट स्ट्राइक डाउन किया गया, अब लोगों में ये एक नाउमीदी और मायूसी पैदा हो गई, अरे इतने महीनों से जो कोशिश की जा रही थी, हम जाके अल्टीमेटली उसके अंदर जो तरीक़ा माइनॉरिटीज़ को सेलेक्ट करने का, उनको रिजर्वेशन देने का जो बनाया गया, उसके अंदर डिफेक्ट थे, इसलिए हाई कोर्ट ने उसको कर दिया। लेकिन बहुत कम लोगों ने उसके अच्छे पहलू पर गौर किया। ये तो है कि उसका डैमेज पहुंचा, फिर उसको सेटराइट करना पड़ा, फिर दोबारा उसको उस पर सर्वे करके फिगर एंड फैक्ट्स पेश करना पड़ा। लेकिन उसी जजमेंट में जिसने हमें मायूसी पैदा की थी, सबसे पहली बार हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश उसी 4% के रिजर्वेशन में ये कहा कि मुसलमानों को बहैसियत मुस्लिम रिजर्वेशन दिया जा सकता है। मैं आपको जजमेंट के ओरिजिनल वर्ड्स पढ़ कर आता हूँ। गिविंग रिजर्वेशंस टू मुस्लिम डज नॉट मिलिटेट द कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक ऑफ इंडिया, यानी किसी भी तरह मुसलमानों को रिजर्वेशन देना जो आपका सेकुलर कॉन्टेस्ट है, जो कंटेंट है, उसको मजरू नहीं करता। हम ये भूल जाते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन पे मुकाम के पर दूसरी तरफ पर बात की गई है, नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड और रिलीजन। लफ्ज़ ओनली इंपॉर्टेंट है, ओनली के अलावा दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं तो भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाता। ये कानून की लचक है जो हम आपके सामने पेश किया उसमें, और हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश ने इसमें, इसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जिक्र किया, इंदिरा साहनी के केस में भी जिक्र आया, बल्कि जस्टिस जीवन रेड्डी साहब ने पैरा 50 में ये तक कहा कि अगर वो उन शरायत के ऊपर मोगी मुसलमान पूरा उतरता है रिजर्वेशन के, तो कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मामूली जियो इशू करके भी
पर बगैर कानून के खाली जियो इशू करके भी उसे रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो जहाँ तक जुडिशरी का रोल है, मैं बहस तालिब इल्म बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया, और हालिया दौर में आप देखेंगे कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी इसमें रिजर्वेशन दिया गया। अब जहाँ तक मुस्लिम एजुकेशन के इदारों का और हमारे बच्चों के पढ़ने का ताल्लुक़ है, एक दो बातें जो थॉट प्रोवोकिंग है, जो बहुत जमते हैं, वो आपके उस मायूसी और उसके रोज़ी पिक्चर की दरमियान की शक्ल दूंगा। मैंने बताया कि जिस तरह इनामदार साहब ने एक रोज़ी पिक्चर आपके सामने दिया, अजीज़ पाशा साहब ने कुछ और बातें कही, जफ़र जावेद साहब ने भी अपनी मज़मूमा बातें बताई कि किस तरह ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोई चीज़ दी जाती है उसका शुक्रिया अदा किया जाए, वो हमारी जिम्मेदारी है और हम करते आए हैं। जब भी कोई चीज़ मिली है हम कंसर्न लोगों को फेलिसिटेट भी करते आए, मेमोरेंडम भी इन एसोसिएशन की जानिब से दाखिल किए गए और जो हो सकता था बड़ा किए। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं देगी, तो ये सिलसिला तो जारी रहना ही पड़ेगा। और जब हम शुक्रिया अदा करते हैं उसके साथ साथ जो चीज़ों में ये जो रुकावट आ रही है, वो रुकावट दरअसल ब्यूरोक्रेसी की देन है। ये इसके लिए हम ना कॉन्स्टिट्यूशन को इल्ज़ाम दे सकते हैं, ना हुकूमत को इल्ज़ाम दे सकते हैं, इसलिए कि हुकूमत या पॉलिटिकल लीडर उनकी अपनी जो हिकमत अमली और मफादात हैं उसके तहत तो खुश रखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अदालतें तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली ईमानदाराना तरीके से अपना जजमेंट देती हैं। फिर कहाँ से इतनी मुश्किलें पैदा हो रही हैं? तो उसमें जैसा मैं कहा, बस ऑल इंडिया बॉडीज़ में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, या जो ब्यूरोक्रेसी है अक्सर इस समझ में आता है कि उसमें नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी की अब सितम ज़रीफियाँ तो बहुत हैं, उस तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन मुस्लिम एजुकेशन के ताल्लुक से इन दो तस्वीर में रोज़ी पिक्चर और एक कांटों से भरा जो है, दोनों के दरमियान बताऊँ। गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में खुसूसी के साथ सैकड़ों तालीमी इदारे क़ायम हुए, और ये जितने भी एसोसिएशन तालीमी रहे, किसी का नाम लीजिए आप, चाहे शादान का हो, सुल्तानुल उलूम हो, मदीना एजुकेशन हो, दक्कन हो, या कोई और जितने भी जिस सतह पे काम करें, उन्होंने बेहतरीन काम किया। तनकीदें सही, मुश्किलें भी उठाई, और बजा तौर पे उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, और मौजूदा जो पोजीशन आया उसमें बहुत अच्छी तरीके से तरक्की हुई। मैं एक केस आपके सामने ऐसा पेश करूंगा जो आप समझेंगे कि किस तरह हमारे बच्चियां खुसूसियत के साथ उस तालीम के मैदान में आगे बढ़ रही हैं। शादान मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन हुए, 150 बच्चों का एडमिशन हुआ और ख़त्म हो गया। आपको सुन के हैरत होगी कि एडमिशन जब क्लोज हुए 90% मार्क्स पे क्लोज हुए, बाकी के जो बच्चे आए जो रोते हुए गए, वो अब उनको 1 साल इंतजार करना था। लेकिन हमने ऐलान किया कि वीआर के वीमेंस मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई चल रही है, अगर 1 महीने के अंदर परमिशन आ जाता है तो जितने बच्चे आए उन सबको एडमिशन मिल जाएगा। रमज़ान का ज़माना, अल्लाह की बरकतें और मेहरबानी कि वो फैसला आ गया और इजाज़त मिल गई वीआर के एडमिशन देने की, और मैंने उनको मुखातिब कर कहा, वो तमाम बच्चे जो रो कर गए थे उन तमाम का तमाम एडमिशन हुआ। और आप जानते हैं वो बच्चे कितने एडमिशन लिए? 90% एंड अबाउट। ये तो वीआर के वीमेंस कॉलेज का है। शादा मेडिकल कॉलेज जो को एजुकेशन है, वहाँ पर 70% गर्ल्स उन्होंने एडमिशन मिला उनको। ये वो बेटियाँ हमारी जिन बेटियों को हम अपने घर में सेकंड सिटीजन की तरह रखते हैं। वो अपनी माएँ यहाँ बैठे, मैं उनसे पूछूं कि कितने माएँ ऐसी हैं जब उनके बच्चे एमसेट की तैयारी कर रही थी तो उन्होंने उनको वहाँ से उठाकर बावर्ची खाने में भेजाया कि जाओ जाकर पकवान करके आओ। जो बच्चियाँ एमसेट की तैयारी करती बैठी हों या अपने स्टडीज़ करते रही हों, किसी ने बार कहा होगा जाइए अपने वालिद को चाय दीजिए। कितने लड़कियां घर की अपनी बेटियां हैं जो अपने छोटे बच्चों को स्कूल बिठाने के लिए उनका पहले काम करती हैं, बड़े भाइयों का काम करती हैं। ये तमाम जिम्मेदारियां ये मासूम बच्चियां उठाने के बाद जब मैदान अमल में आती हैं तो 70% एडमिशन लेती हैं, 90% एडमिशन में मार्क्स हासिल करती हैं, 90% मार्क्स हासिल करती हैं, 90%। अब अगर आप वो फार्मूला को अप्लाई करें कि एक लड़के को तालीम देना है, एक ख़ानदान को तालीम देना है, लेकिन एक लड़की को तालीम देना है, एक ख़ानदान को तालीम देना है, तो इसको पूरा ज़रब दीजिए 5 लोगों से, 5-6 लोगों से कम अगर फैमिली अगर हो, तो जब आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी ख़वातीन लड़कियाँ किस कदर तेज़ी से आगे आ रही हैं। ये हर बार हम कहते गए, ये पूरे और हर जगह आप देख रहे हैं, चाहे ये कॉलेज हो, सुल्तानुल उलूम हो, लड़कियों में अपनी घर के। और एक बात ये वो लड़कियाँ हैं, वो बेटियाँ हैं जो तमाम जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। सबसे ज़्यादा घर के विखार, ख़ानदान की इज्जत का ख्याल उन्हीं को। घर में कोई मेहमान आ जाए तो सबसे पहले वो आगे बढ़ेंगे उनको रिसीव करने के लिए। हमारे बेटे कहाँ रहते हैं पता नहीं। और ऐसे बेटियों को इन जिम्मेदारियों के साथ जब आगे आती हैं तो वो ज़माना गया 50 साल पहले जब लड़कियों की तालीम को दख्यानुई से समझा जाता था और सिर्फ धोबी का हिसाब लिखा जाना काफ़ी समझा जाता था। लेकिन आज हमारे बच्चियाँ इतने आगे बढ़ रही हैं कि अभी आप एक 15 दिन पहले अखबार में एक न्यूज़ देखे होंगे कि शादान मेडिकल कॉलेज की
एक मुस्लिम लड़की आफरीन फातिमा आफरीन ने मेडिकल डिपार्टमेंट का जो सरकारी तरफ से गोल्ड मिल जाता है वो गोल्ड मेडल हासिल किया और वो पूरा गोल्ड मेडल पूरे स्टेट में मार्क्स ज़्यादा हासिल किए। उसके लिए एक स्पेशल फंक्शन अरेंज किया गया और डॉक्टर इजाज़तुल खान साहब ने उसकी हिम्मत अफजाई के लिए 1 लाख रुपए का चेक सबके सामने उसके हवाले किया। ये हमारी वो बेटियां हैं जो पढ़ रहे हैं और ये कॉलेज के इंतजाम में से फ़ायदा उठा रहे हैं। एक मिसाल और दूँ जहाँ आपको अंदाज़ा हो कि कहाँ पर हमारी वो दी VRK के एडमिशन को हमने ऑनलाइन भी रखा था, दरखास्तें सब लोग भिजा रहे हैं, आप कुरियर से भिजाते, ऑनलाइन भी भिजाते। जब लास्ट डे 3 बजे वो इंटरनेट बंद होने वाला है, हम लोग बैठे हुए हैं, 3 बजे करीब जबकि इंटरनेट बंद होने वाला है, एक दरखास्त डाउनलोड होती आ रही है। वो दरखास्त अब ये बंद हो गया तो रुक जाती है। उसमें देखेगा जो लड़की है उसका वालिद नहीं है, वो यतीम बच्ची है, लेकिन सेकंड कॉलम में जो उसके मार्क्स हैं 98% मार्क्स हैं। फौरन फोन करके कहा गया कि जो लास्ट एप्लीकेशन आ रहा है उसे पूरा डाउनलोड होने दियो, उसके बाद में क्लोज करना। वो डाउनलोड हुआ, हमको गुस्सा भी बहुत आया कि ऐसी अच्छी बच्ची इतने बड़े नंबर हासिल करने वाली और इतनी लापरवाही से आखिरी मिनट में दरखास्त भी जा रही है। हम सोचे जब आएंगी काउंसलिंग के लिए जब हम पूछेंगे। चुनाचे हम ताक में बैठे रहे और जब डे आया काउंसलिंग का, वो बच्ची आई, हमने फ़ौरन निशादी की। अब जब बच्ची पर नज़र पड़ी तो सब हाल हकीकत खुल गई। वो शादियों के हवाले जहाँ लाखों का खर्चा होता है और वो जो ने 1 करोड़ की रोटी नहीं मिलती। ये एक बच्ची चले आ रही है इंतहाई वो सीधा कपड़ों में, एक टुट्टी हवाई चप्पल पहनी हुई, दादा का हाथ पकड़